नमस्कार। सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज चर्चा इस बात पर कि किस तरह से राजनीति कभी कभी सिर के बल खड़ी हो जाती है और राजनीतिक यात्रा वहीं जहां से शुरू हुई होती है। केजरीवाल अब ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी उनसे पूछताछ करेगी और शराब घोटाले की कई परतें खोलने का दावा कर रही है। उनके वकील कोर्ट में ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी बेजा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी और पूछताछ तो वैसे भी की जा सकती थी। और उसी पूछताछ से बचने के लिए कई बार अदालत तक पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने हर बार समन को गैर ज़रूरी बताया। इसके बावजूद वकील की दलील है शायद वो उस केजरीवाल को वहाँ से बचा लें, यानी रिमांड से, और इस आफत से बचा लें जो सिर्फ केजरीवाल पर नहीं बल्कि विकल्प की राजनीति के एक दावे पर है। कई बार इसकी शुरुआत तो ऐसे भी की जा सकती थी कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। एक राजनीति इसी तरह इस समय दिल्ली में घूमती हुई दिख रही है। रामलीला मैदान का तिरंगों से पटा हुआ वो बिल्कुल जनज्वार दिखाई देता था, जैसे अब हिंदुस्तान में बदलाव आ रहा है। हिंदुस्तान एक बदलाव की राजनीति के मुहाने पर खड़ा है और दिल्ली के लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। वही दिल्ली आज जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ हो, अपने में खोई हुई सोच रही हो कि ये राह किस तरफ जाती है, क्योंकि न केवल गिरफ्तारी हुई है बल्कि उससे भी आगे बढ़कर ये कहा गया कि अगर जेल जाते हैं तो जेल से सरकार चलाएंगे। ये पहला मौका होगा इस तरह का कि जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है क्या, और वो भी उन लोगों के सहारे जिन्होंने इस देश की राजनीति में स्वराज लाने की बात की थी, जिन्होंने इस देश के युवाओं को एक नया सपना दिया था। आखिर क्या है इसके पहलू, और क्या वाकई जेल से सरकार चलाई जा सकती है, जिसका ताना बाना आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले कुछ दिनों से बुन रही थी, जिसके लिए एक सर्वे भी कराया गया और दावा किया गया कि 99% लोग चाहते हैं कि सरकार जेल से भी अरविंद केजरीवाल ही चलाएं। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर अश्विनी दुबे जी हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजनीति पर बात करने के लिए तो अनुपम जी होंगे मेरे सहयोगी, लेकिन क्या राजनीति, आपका भी स्वागत है, अनुपम जी भी जुड़ गए और अश्वनी जी मेरे साथ हैं। शुरुआत में पहले अश्वनी जी से करता हूं। अश्वनी जी, एक केस मुझे याद आ रहा है, जयललिता मुख्यमंत्री थी, अरिजीत पसायत साहब की कोर्ट में बेंच में चल रहा था ये मामला, उसी सुप्रीम कोर्ट में, और वेणुगोपाल साहब दलील दे रहे थे, जिसमें एक दलील थी कि कोई भी 6 महीने तक रह सकता है। जेल पर भी बार बार सवाल पूछा गया, लेकिन वो चूंकि मैं इसको साफ कर दूं दर्शकों से कि वो फैसले में जिक्र नहीं था, वो बातचीत थी। तो उस बातचीत में चूंकि मैं भी उस समय कवर कर रहा था, तो एक सवाल ये भी था कि क्या किसी को भी 6 महीने के लिए सरकार चलाई जा सकती है। फिर एक सवाल, चूंकि वो उस समय उनको इस्तीफा नहीं देना चाह रही थी, इसीलिए वो वहां थी। हालांकि पसायत साहब की कोर्ट ने जिस तरह से दिखाया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। मुझे लगता है अश्वनी जी, कोर्ट में इस तरह की शायद कभी तो ये सोचा होगा जब संविधान बना होगा कि मॉरल ग्राउंड भी कोई चीज होती होगी। हर चीज के लिए तो कानून बनाना सही नहीं है। क्या लगता है? जी बिल्कुल सही है। हमारे जब संविधान निर्माताओं ने, हमारे फोर फादर्स ने जो संविधान बनाया, एक्सप्रेस प्रोविजन इसीलिए नहीं देगा कि इस बात को लेकर के कल कहीं डिबेट ना खड़ी हो। और इसीलिए आप देखिए कि अगर इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को और गवर्नर को दे रहे थे, तो उसी इम्यूनिटी के समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी इम्यूनिटी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले दिनों में अगर हमने इस तरह की कोई व्यवस्था करी संविधान में कि जेल से रह करके सरकार चलाई जा सकती है या नहीं चलाई जा सकती, तो उसमें लूप होल्स आएंगे। लिहाजा इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ा गया। 2 प्रश्न यहां पर आते हैं। पहला प्रश्न यह आता है कि जब संविधान में कोई वर्णन नहीं है धीरेन्द्र जी कि आप जेल से, अगर आपको एक्यूज्ड बनाया जाता है, सजा नहीं होती है, जेल में जाकर सरकार चलाने के लिए संविधान नहीं रोकता, लेकिन जेल मैनुअल, प्रिजन
जेल मैनुअल और दिल्ली प्रिजन एक्ट एक स्पेशल एक्ट है जो जेल के अंदर कैसी कैसी कार्यवाहियां चलेंगी उसको रेगुलेट करता है। कैबिनेट का प्रमुख होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी अगर मान लीजिए कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं वहां पर, तो जेल का हर एक मिनट कब कौन कैदी किससे मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, उसका पूरा मास्टर रोल मिलता है। अब वो हर एक सिग्नेचर अगर मान लीजिए कैबिनेट का करते हैं तो वो एंडोर्स होता है जेलर के माध्यम से। जैसे हम लोगों के पास भी वकालतनामा या ऑथराइजेशन जेल में निरुद्ध किसी कैदी का आता है तो वो जेलर भी उस पर अटेस्ट करके सिग्नेचर करता है। ऐसे में कैबिनेट अगर कोई सीक्रेट मीटिंग करती है, प्लस जेल मैनुअल में निर्धारित है कैदी का लोगों से मिलना सुबह और शाम, हफ्ते में 4 दिन टेलीफोन कॉल करना निर्धारित है। चौथा, चीफ मिनिस्टर का अपना प्रोटोकॉल होता है। चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर क्या वही प्रोटोकॉल एंजॉय कर पाएंगे? ये सारी परिस्थितियां हैं और इसीलिए आपने जो बिल्कुल सही कही बात कि नैतिकता की, आपने कहा जो जो लोकतंत्र की नैतिकता है उसकी, और जयललिता का उदाहरण आपने दिया, उसके बाद लालू यादव का उदाहरण आया, उसके बाद उमा भारती का उदाहरण आया, उसके आप शिवराज सिंह चौहान देखिए कैसे केस रजिस्टर हुआ, उमा भारती जी ने तुरंत रिजाइन कर दिया, विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन कर दिया, उन्हें मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद मुख्यमंत्री बने। अभी आपने हेमंत सोरेन का केस देखा, तो एक नया एग्जाम्पल जो कभी भारत के संविधान बनने के बाद हुआ नहीं वो सेट करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, मुख्यमंत्री वेलफेयर स्टेट के लिए काम करता है, उसका जनता से मिलना, जनता के जनप्रतिनिधियों से मिलना, जन सरोकार के लिए कार्य करना नितांत आवश्यक होता है ताकि वो डिसीजन ले सके। अब जेल में रहकर जनता से उनकी 1 to N मीटिंग नहीं होगी, भले ही पोर्टफोलियो उन्होंने अन्य मंत्रियों को दे दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली कैबिनेट का हेड होने के नाते यह भी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा प्रश्न ये आता है। तीसरा, संविधान के अलावा लोकल लॉ के रेगुलेशंस कैसे फॉलो होंगे? तो ये बड़ा माने प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है जो संवैधानिक ही नहीं, नैतिकता के आधार पर भी और जो कानूनी बाध्यता है उसके आधार पर भी, और जो प्रेसिडेंट्स है उससे भी अगर आप देखें तो मैच नहीं खाता है। और इसीलिए इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं होना एक अलग विषय है, लेकिन सरकार का सुचारू रूप से कार्य चले जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, और दूसरा जो कानून जेल मैनुअल है उसका पूरी तरह सम्मान हो, ये एक दूसरा विषय है। जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनुपम जी। अनुपम जी, मैं एक जो सवाल आपके सामने लाता हूं कि मैंने वो देखा जब रामलीला मैदान में एक विशाल जनसमूह, उसके सामने एक जो जनता के बीच से आया हुआ शख्स है जो गाना गा रहा है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, उसके बाद ईश्वर के नाम पे शपथ, उसके बाद स्वराज की घोषणा, उसके बाद तमाम लोग जिनको ये मालूम ही नहीं था कि आखिर उनके इलाके का विधायक के लिए खड़ा हुआ कैंडिडेट कौन है, और उन्होंने एक सिर्फ नाम को जानते थे, केजरीवाल या झाड़ू, उस पर वोट दिया। कल जो गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, आपको लगता है कि ये राजनीति के उस जो उत्स पर जाने की बात की गई थी उसको इतनी गहराई तक ले जाया गया कि उन लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा होगा जिन्होंने चुना कि ये हो क्या गया? आपको लगता है कि ये एक राजनीति में किसी एक नई जो एक पहल थी उसकी समाप्ति की बात है, या फिर घूम फिर कर वही लोगों के ठगे जाने की दास्तान एक बार फिर है? धीरेन्द्र जी, देखें, केजरीवाल के संदर्भ में अब कोई बात बहुत सरप्राइज नहीं करती है, और ऐसी कौन सी बात, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि एक उनका बयान ढूंढ के लाएं या एक उनका मापदंड ढूंढ के लाएं, शुचिता के जो राजनीतिक शुचिता के जो उन्होंने मापदंड बनाए थे अपने किसी ज़माने में उसमें एक पर भी अगर वो खरे उतरे हों। अभी उनका देखिए वीडियो बहुत वायरल है जिसमें वो सोनिया गांधी के लिए कह रहे हैं कि इनको सीधे उठा के ले जाओ और थाने में बैठा के 3rd डिग्री दो, सारी बात बता देगी। उनका वो ट्वीट बहुत वायरल है कि इस देश में राजनेता जेल जाना कब शुरू होंगे। उनका वो वीडियो बहुत वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि आरोप लगते ही आदमी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उनके तो साहब इस तरह के तमाम बड़े एनार्किस्ट, एनार्की, प्योर एनार्की वाले वीडियोस वायरल हैं। लेकिन जब उनका अपना नंबर आता है तो मैं आपको याद दिलाऊं धीरेन्द्र जी, जब सत्येंद्र जैन जेल गए थे तो देखिए मुख्यमंत्री कुछ अलग नहीं होता है,
ही इज़ ओनली फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो जो कैबिनेट होती है उसमें पहला मेंबर है वो। तो जब सत्येंद्र जैन जेल गए थे, वो भी मंत्री थे, और केजरीवाल ने उनको 7 महीने तक उनका मंत्री पद बचाए रखा था, बनाए रखा था, उनको मंत्री पद से हटाने से इनकार कर दिया था। तो ये वो पहले भी कर चुके हैं। अगर उनका कैबिनेट मिनिस्टर, और शायद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि भविष्य में ये स्थिति उनके अपने ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने एक बड़े लंबे समय तक जैन से उनका मंत्री पद लेने में संकोच किया या मना किया। तो अब वो इस तरह की बातें कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल में कैबिनेट बैठक होगी, अब ये इसका कोई सर पैर नहीं है। और जैसा कि भी बात हो रही कि कानून में हर चीज़ नहीं लिखी जाती ना कि साहब क्या होगा और क्या नहीं होगा, हर बात तो नहीं लिखी जाएगी। अब ये तो मान के चला जाता था कि कोई जेल जाएगा तो फिर वो जेल जाएगा, लेकिन और इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी अभी आप लोगों ने गिना दिए, दिखा दिए। तो उसके बाद भी अगर केजरीवाल की पार्टी इस तरह की बात कर रही है तो मैं समझता हूँ इसका कोई इलाज नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है कि साहब जो उन पे दबाव सिर्फ भाजपा का बनाने से नहीं चलेगा ना। आपको भूलना नहीं चाहिए वो लोग थे जो राजनीति बदलने आए थे। तो ऐसे में जब वो कांग्रेस पार्टी जिनके ढेर सारे वीडियोस चल रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत का चल रहा है, पवन खेड़ा का चल रहा है, अजय माकन का चल रहा है कि साहब शराब घोटाले में केजरीवाल दोषी हैं और हमने इसकी जांच कराई, हमारी मांग पे जांच हुई, हमने इनके खिलाफ एक्शन कराया। आज आप देखें राहुल गांधी सुनीता केजरीवाल को सांत्वना देने जा रहे हैं, मोदी को डिक्टेटर कह रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि ये बात मैं मतलब मॉरल ग्राउंड तो जाने दे, मुझे राजनीतिक रूप से भी बड़ी अजीब सी लगती है पटी साहब। ये कांग्रेस के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कम से कम दिल्ली में अपनी खोई हुई ज़मीन वापस ले सकते हैं आम आदमी पार्टी से, पर ऐसे समय में वो एक शॉर्ट टर्म राजनीति करके केजरीवाल के पाले में खड़े नज़र आ रहे हैं। दिलीप जी, मैं ये एक अश्वनी जी, जब हम लोग ये भी खाते, जब मंत्री के तौर पर एक शपथ लेते हैं, उसमें शपथ का एक हिस्सा ये भी होता है कि मैं मंत्री के रूप में मुझे जो विषय मेरे विचार में लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, सिवाय इसके कि मंत्री के रूप में मेरे कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है, मैं उसको किसी के सामने प्रकट नहीं करूँगा। कैबिनेट वहाँ होगी, कैमरे, जेल में कैमरे होते हैं, तमाम चीज़ें लगी होती हैं, और ऐसे में आप जब कैबिनेट की, ये तो उसमें आ जाता है कि उसको जो है सिक्रेसी मेंटेन करनी है, स्टेट सिक्रेसी है। ऐसे पे ये एक प्लान बना लेना, आपको लगता है अदालतों को वापस इस पर, चूंकि ये बहस होगी, इसमें कोई शक नहीं है, हाई कोर्ट जा चुका है मामला अभी भी, उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उसको लेकर के उनको बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए इस तरह से, और हो सकता है कि इस पर कोर्ट सरकार को कुछ, मुझे लगता है कि 1-1 इंच पर जब कोर्ट गए हैं तो इस पर तो बहुत बहस होंगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या कोई सूरत आपको नजर आती है, भले ही ना हो, मीटिंग में तो ये भी नहीं लिखा गया होगा संविधान में कि मीटिंग में उनको पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, बॉटल से पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो ऐसे में जिस देश की राजनीति में मॉरलिटी यानी मर्यादा की बात की जाती हो और हम लोग त्याग को बड़ी मर्यादा मानते हैं, ऐसे में लगेगा कि जेल से शासन चल सकता है और अदालतें इस बात को, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लेगा कि भाई ये लिखा नहीं है, ये नियम में नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा ही एक मामला अश्विनी उपाध्याय जी जो PIL मैन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था जब नवाब मलिक को और सत्येंद्र जैन जी को लंबे समय तक जेल में रखा गया था और मंत्री पद उनका लिया नहीं गया था वापस। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे 2022 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये कैबिनेट का डिसीजन है, ये उनका अपना डिसीजन है कि वो किसको मंत्री पद पे रखना चाहते, नहीं रखना चाहते, क्योंकि अभी दोष सिद्धि नहीं हुई है। इस ग्राउंड पर वो पिटीशन डिसमिस किया था। तो देखिए, एक वो भी मुद्दा है कि कोर्ट ने कहीं उस पर नहीं बोला। लेकिन अब यहाँ एक दूसरी बात यह है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, दिल्ली में LG को भी पावर्स हैं एक्शन लेने के लिए, LG को भी पावर्स है पब्लिक ओरिएंटेड काम करने के लिए। लैंड रेवेन्यू पुलिस तो वैसे भी डायरेक्टली उनके कंट्रोल में। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की जजमेंट आई जिसमें सर्विसेज को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, उस पर ऑर्डिनेंस आ गया। वो ऑर्डिनेंस की पावर्स भी प्रेसिडेंट की जो है वो कहीं चैलेंज नहीं हुई, वो भी एक बात है सर्विसेज को लेकर के। लेकिन ये समझिए कि
अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि वहां जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री को अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है, कर्तव्य माने उनकी ड्यूटीज पब्लिक के लिए, उनकी ड्यूटी एज ए हेड ऑफ द कैबिनेट के लिए, उनकी ड्यूटीज एज द फर्स्ट अमंग ऑल जो मिनिस्टर्स हैं उसके लिए, उनकी ड्यूटी जिसके लिए वो चुने गए हैं, जिसके लिए संविधान में शपथ लिया है, तो ऐसी परिस्थितियों में उप संवैधानिक मशीनरी की नाकामी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो उसकी बात और जो मूल्य है उनको देखते हुए, लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखा ही हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की हम बात करते हैं और उस लोकतांत्रिक मूल्य में यह भी आता है कि पटवारी को अगर 100 रुपए के रिश्वत के आरोप में पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर सस्पेंशन ऑर्डर डिपार्टमेंटल आता है। लोक सेवक होता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने विषय आता है, एक अलग विषय है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट नहीं फाइल हुई और एजेंसी जो है, देश की प्रीमियर एजेंसी, बार बार ये बात कह रही है कि देखिए आप एविडेंसेस मिले हैं और वो एविडेंस डिस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, वो एक अलग विषय। किसी को जेल में या अरेस्ट इसीलिए किया जाता है, उसके दो पहलू होते हैं कि बहुत सारे एविडेंसेस आने होते हैं, उनको कोरोबोरेट करना होता है, रेड मारनी होती है लेकर के ताकि और एविडेंस आए। जैसा आज हम लोग देख रहे हैं कि और सारे गोवा के एमएलएस को जो या कैंडिडेट्स को पैसा देने के तथाकथित तौर पर कुछ चार्ट मिला जो ईडी को, वो सब्जेक्ट टू बाद में वेरिफिकेशन होगा, उसकी पुष्टि नहीं करते। परंतु सवाल यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग अगर आप लेते हैं, जो मीटिंग बहुत सीक्रेट होती है, तो जेल मैनुअल से कैसे कॉप अप करेंगे? ये जेल मैनुअल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जेल में कितना क्या कर सकते हैं वो डिफाइंड है। या तो जेल मैनुअल में रहे कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी मामले में आरोपी बनाया जाता है तो वो जेल से रह करके अपने जो उसके संवैधानिक कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, तब तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा। लेकिन कैबिनेट बैठक आयोजित करना जेल मैनुअल के अनुसार और अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करना, ये जेल में रहते हुए सरकार चलाना आसान नहीं होगा, कई मुश्किलें होंगी। एक अहम भूमिका जेल प्रशासन की होती है। मीटिंग के लिए जेल प्रशासन से बार बार अनुमति लेना, अधिकारियों को बुलाना। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी? और कानून के मुताबिक अगर सरकारी अधिकारी जेल जाते हैं तो उसको लेकर निलंबित करने का नियम है, लेकिन राजनेताओं के लिए कुछ स्पष्ट नहीं है। तो अब ये भी समझ सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, किसी प्रकार का व्यवधान पैदा होता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, दो बातों को आधार बनाकर। पहला, जब सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम ना हो। दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में विफल रहती हो। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है और कैबिनेट भंग हो जाती है, राज्य की पावर राष्ट्रपति के पास आ जाती है। लेकिन अब एक प्रश्न यहां है कि उनके पास विधायकों की संख्या भी है। ये मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठा था। जैसा आपने कहा कि उनको पूर्वानुमान हो गया, तो उनको पूर्वानुमान भी हो गया था कि वो इस मामले में जेल जा सकते हैं। और ऐसे समय पर जब बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया और वहां से जो ईडी को एविडेंसेस मिले, जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल निकल करके आया, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिफिकेशन के ना होना, प्रोपराइटी एक बात होती है और वो प्रोपराइटी डिमांड करती है कि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कार्यवाही हो गई है, जेल में हो गया है, मुख्यमंत्री जैसे गरिमा में पद पर बैठा है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देकर दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं रह सकती है, व्यक्ति बदल सकता है। अब इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण विषय है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पार्लियामेंट से पास हुआ कानून है, वो जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
और धारा 50 को विजय मदन लाल चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने अपहोल्ड करते हुए कहा ईडी की पावर्स को, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और कब अरेस्ट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या होगा और क्या आरोप है, क्या सबूत है, वो एक बताना मैंडेटरी है, लेकिन अरेस्ट की पावर ईडी के पास है। एक सम्मन जाता है हर एक इंडिविजुअल की, रूल ऑफ लॉ में रहने वाली कंट्री में चलते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर साहब, आपका चालान होता है, अश्विनी दुबे को फोन करते हैं, अश्विनी भाई देखना यार मेरी गाड़ी का चालान हो गया है। आप क्योंकि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और आप जानते हैं कि अश्विनी भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील है, चालान नहीं कटवाने जाएंगे, अपने किसी आदमी को कह देंगे भाई ये देख ले, तो आप उसमें भी गलती नहीं करते। आप तो एक जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, बड़े मैं आदर के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय संवैधानिक पद पर, उसको जब देश की किसी बड़ी एजेंसी का समन आए तो तुरंत जाकर जो प्रोबेबल आंसर्स हैं उनका उत्तर देना चाहिए। लेकिन हम लोग फैशन जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पब्लिक बुला करके प्रोटेस्ट करने का समय शुरू हुआ है, यानी किसी अपराधी को गिरफ्तार करना है तो जो भीड़ है उस भीड़ को, या किसी जांच में जाना है तो भीड़ को बुला करके आप अलग फैशन से एजेंसी के खिलाफ लोगों के मन में अविश्वास पैदा करते हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने जो 2 साल 11 महीने 89 दिन की मेहनत करके हमें एक डॉक्यूमेंट दिया, तो उसकी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए सवाल बिल्कुल ये है, वाजिब है, लॉजिकल है कि क्या जिस पद के लिए आपने रामलीला मैदान की जो बात आपने कही उसकी शपथ ली, उसका निर्वहन आपको करना है या नहीं करना। जी नहीं, मैं अनुपम जी के पास आता हूं, उससे पहले एक बार उनके उस गुरु की बाइट सुनवा देता हूं जिनको उसने कभी ये कहा था कि अन्ना कहेंगे तो मैं ये कर दूंगा, राजनीति से दूर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। फिर अन्ना जी को ही दूर कर दिया, वो राजनीति से भी और सत्ता के आसपास से भी दूर कर दिया। उसके बाद बहुत दिनों बाद आज अन्ना जो हैं उस पर बोले हैं। एक बार उनकी बाइट सुनवा दीजिए, वो क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी के लिए। और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है जिसका मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। देखिए, साफ तौर पर कहा कि शराब के खिलाफ हमारी शुरुआत लड़ाई की हुई थी और शराब के मामले में ही जेल गए। कि कविता भी उनके खिलाफ एक मतलब कहा जा रहा है कि अब वो हो सकती हैं वादा माफ गवाह बन सकती हैं। ऐसे में अगर आप देखें आज केजरीवाल के साथ कौन खड़ा है अनुपम जी, वो तमाम लोग जिनको उन्होंने सरेआम करप्ट कहा, भारतीय राजनीति की गरिमा गिराने वाले कहा, चाहे वो लालू यादव हों, अब उनके बेटे तेजस्वी हैं, कांग्रेस की वो उनके बेटे मुख्यमंत्री के बेटे हैं जिनको लगातार कहते थे शीला दीक्षित को तो मैं 100 दिन के अंदर जेल में भेज डालूंगा, टैंकर घोटाला और लाइन से घोटालों की सीरीज बताते थे। उसके बाद आज उनके साथ अखिलेश यादव हैं, उनके साथ वो तमाम लोग हैं जिनको उन्होंने सार्वजनिक मंचों से गालियां दी और राजनीतिक तौर पर अपशब्दों को कहा। वो तमाम लोग आज उनके साथ खड़े हैं। अनुपम जी, आपको लगता है कि वो आदमी जिन्होंने इनको चुन के खड़ा किया था वो इनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? और राजनीति में केजरीवाल आज कहां पहुंच गए, कहां से, इसका भी एक विवेचन आप जरूर दीजिए। धीरेन्द्र जी, पहले तो मैं अभी एक खबर देख रहा हूं कि कोई सुरजीत सिंह यादव दिल्ली में एक हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल कर दी है कि केजरीवाल को बर्खास्त किया जाए। और उन्होंने वही तर्क दिया है जो अभी अश्विनी जी दे रहे थे कि दिल्ली में हर चीज़ जेल मैनुअल के हिसाब से जेल अधिकारी देखेंगे और ऐसे में जो पद के साथ गोपनीयता की शपथ केजरीवाल ने ली है वो शपथ टूट जाएगी और इसी का हवाला देते हुए PIL फाइल हुई है। अब बात आते हैं केजरीवाल ने। देखिए, अगर केजरीवाल ने किसको क्या कहा है, अगर उस लिहाज से बात हो तो पूरे देश में उनके साथ आपको कोई खड़ा नज़र आएगा ही नहीं, फिर तो कुछ संभव ही नहीं है। आप शीला दीक्षित की बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो सोनिया गांधी को थाने में बैठाने की बात करते हैं। किसको, मतलब उन्होंने तो बाकायदा लिख के सूची जारी की
जिसमें शरद से लेके, लालू से लेके, मुलायम से लेके, ममता से लेके, उन्होंने तो किसी को भी नहीं बख्शा ना। तो वो तो एक बात ही अलग हो गई। देखिए, ऐसा होता है कि सब कुछ लिखा पढ़ी से ही नहीं होता, बहुत कुछ पब्लिक के परसेप्शन से होता है। आप देखिए पुलिस साहब कि कल 2 घंटे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केजरीवाल के बंगले पे थी। 63 विधायक है, 134 पार्षद हैं आपके पास। अगर 200-200 आदमी लेके भी सड़क पे, 300-300, 400-400 आदमी लेके सड़क पे निकल आते तो आप 50-60 हज़ार, 1 लाख आदमियों को दिल्ली की सड़कों पे खड़ा कर देते, दिल्ली रुक जाती। पर कोई नहीं निकला, पब्लिक नहीं आई। जो आदमी इतना अभूतपूर्व बहुमत लेके 2 बार दिल्ली में सरकार बना रहा है, उसकी गिरफ्तारी पर पब्लिक बाहर नहीं आई। जो नॉर्मली एक एक्सपेक्टेड था, केजरीवाल कहते थे कि उनके पार्टी के लोग कहते थे कि साहब आप केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे तो देश में आग लग जाएगी। देश तो बहुत छूट दूर की बात है, केजरीवाल के मोहल्ले में नहीं हुआ कुछ ऐसा। मतलब आप वहाँ पे 2 घंटे ईडी बैठी रही और मतलब जिस तरह का उन्होंने सोचा था कि वहाँ पब्लिक पहुँच जाएगी, बंगला घेर लेगी, वहाँ पे आप देखिए कितनी गिनती के लोग पहुँचे। दिल्ली के एक भी हिस्से में कल रात को प्रदर्शन नहीं हुआ। आज सुबह जब बाकायदा केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया। आपको मालूम है प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, कैसे लोग ला के बैठाए जाते हैं। बल्कि केजरीवाल की रैलीज़ के और इनके प्रदर्शनों के तो ढेर सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, जहाँ पे लोग झगड़ा कर रहे हैं कि साहब हमको 500 रुपये का वादा था, नहीं मिला। पंजाब में कोई प्रदर्शन नहीं आप देखते, पंजाब में कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। ये दिखाता है कि जो ईडी ने एक लॉन्ग रोप दी केजरीवाल को, 1 सम्मन 2 सम्मन करते हुए 10 सम्मन तक देते चले गए, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक माहौल बनाने में कामयाब रही कि साहब कुछ है जिससे केजरीवाल भाग रहे हैं। जो केजरीवाल सारे 10 सम्मन को गैर कानूनी बताते थे, वो हाई कोर्ट जब जाते हैं, जब वो कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं कि साहब सम्मन तो ठीक है, हमें गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये तो एक अजीब सी बात है, करो गैर कानूनी सम्मन है तो फिर आप गिरफ्तारी की बात कहाँ से इसमें आप आ गई? आपको तो कहना चाहिए सम्मन ही खारिज कर दें। तो कुल मिलाकर, अच्छा वैसे भी मेरा मानना है कि गुजरात चुनाव के बाद इन्होंने 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं और तीनों में इनका जो वोट प्रतिशत था वो नोटा का भी आधा था। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो केजरीवाल ने एक काट की हांडी, जिसको मैं कहता हूँ, जो कई बार उनकी चढ़ी, वो कहीं ना कहीं अब यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप सब लोगों को सब समय बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और मेरा मानना है कि धीरे धीरे से वो केजरीवाल की राजनीति का मुलम्मा उतर रहा है और वो उनकी गिरफ्तारी के बाद जो एक रिएक्शन आया वो नज़र आता है। पहली बात, जहाँ तक विपक्षी दलों, विपक्षी नेताओं की बात है, मेरी बहुत ढेर सारे लोगों से बात हुई। विपक्षी दल इसको 2 तरह से भुनाना चाहते हैं। प्राइवेटली, सीक्रेटली वो सब बहुत खुश हैं क्योंकि एक भी नेता ऐसा नहीं बचा जिसको केजरीवाल ने पानी पीप के कोसा ना हो, जिसको जेल में भेजने की धमकी ना दी हो। लेकिन पब्लिकली वो इसको भुना रहे हैं, केजरीवाल को मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर केजरीवाल को इस समय ना मैं दलों की, हाँ राजनीतिक दल उनके नाम पे राजनीति ज़रूर कर रहे हैं, पर जहाँ सहानुभूति का सवाल है ना उनको जनता से मिलती नज़र आ रही है ना राजनीतिक दलों से। अश्वनी जी, क्या आपको लगता है कि इसकी परिणति अभी भी, इसकी भी परिणति कोर्ट में ही होगी इस चीज़ पे? क्योंकि वो मैं बता ही रहा था कि एक शख्स पहुंच गया बर्खास्त करने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी परिणति कोर्ट में होगी? देखिए, इसमें एलजी के जब डायरेक्शंस आएंगी, पीआईएल में तो क्या डिसीजन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग है। पीआईएल में आर्ग्यूमेंट होगी, रिप्लाई आएगा, सारे स्टेट्स के स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो तो सफल होने में उसको लंबा समय लगेगा, एक दिन में नहीं डिसाइड होगा, क्योंकि सारे स्टेट्स स्टेक होल्डर होंगे, सारी यूनियन टेरिटरी जहां जहां सरकार है वहां स्टेक होल्डर होंगे, यूनियन ऑफ इंडिया स्टेक होल्डर होंगी। तो कई दिनों तक आर्ग्यूमेंट चलेगी, संवैधानिक प्रश्न आएगा, सुप्रीम कोर्ट मैटर आएगा। लेकिन एलजी इसमें जब एक्शन लेंगे, वो अपने उनकी जो पावर्स दी गई हैं उनको संविधान में आर्टिकल 239A में कि संवैधानिक मशीनरी की विफलता, और वो जब उनको कहेंगे या तो आप इस्तीफा दीजिए, ये कार्य होने हैं, मीटिंग नहीं हो रही है, जो आने वाले दिनों में हम अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा वो एक अलग, उस समय यह मामला कोर्ट में जाएगा। या दूसरा अभी जा सकता है
कि ये चूंकि मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए इनको टेम्परेरी जेल कहीं और शिफ्ट करके दिया जाए ताकि ये कैबिनेट की मीटिंग कर सके, पहरे में रहे। दूसरी बात ये कर सकते हैं, जिसकी बात ये कह रहे हैं। मैं देखता हूं कि ये सब लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर करेंगे क्या। कुछ बाइट्स भी हैं जो इनके ही पार्टी के और बीजेपी के हैं, जरा वो सुन लेता हूं। फिर एक अनुपम जी से भी एक सवाल मुझे करना है, जरा एक आप सुनवाइए आतिशी और वो क्या कह रहे हैं बीजेपी। केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र पे हमला होने लगता है, जैसे ही नेता पर उसको पकड़ा जाता है किसी मसले में, लेकिन इसको अब पॉलिटिकल अगर उसको देखें कि इसका असर क्या होने जा रहा है, क्या लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर होगा या नहीं, क्योंकि उनके पुराने साथी, चाहे वो कुमार विश्वास हो या योगेंद्र हो या फिर प्रशांत भूषण हो, वो तमाम लोग तो एक एक करके सब जा चुके। और ये शायद मुझे लगता है एक अकेला मौका होगा जिसमें मुख्यमंत्री भी उसी जगह पहुंच गए जहां उप मुख्यमंत्री हैं, जहां मंत्री हैं और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं। मैं अनुपम जी आपके साथ ये सवाल मैं करता हूं लास्ट में कि आपको क्या लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा? क्या मोदी सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जैसा कि उनके लोग दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, या इसका कोई असर इस लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ने जा रहा है और अकेले खड़े केजरीवाल वापस अपने मंत्री जो उनके पहले से हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के साथ अंदर रहेंगे? दिल्ली और पंजाब की जनता में इनकी गिरफ्तारी को लेकर कल रात को 2 घंटा ईडी बैठी रही, फिर गिरफ्तार करके ले गई। फिर आज सुबह जब तक आम आदमी पार्टी ने खुद ही एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया, तब तक जो एक खुद से बिल्कुल भी एक सुगबुगाहट या विरोध नज़र नहीं आया, वो बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक लंबा मामला चला है ईडी का 10 संबंध तक, तो ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और वो उससे भाग रहे हैं। और रही बात जो ये उसको ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं चुनाव में कि साहब तानाशाही वाली बात, तो केजरीवाल पंजाब पुलिस का इस्तेमाल दिल्ली में तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए कर सकते हैं, नोएडा में कुमार विश्वास के लिए भेज सकते हैं पंजाब पुलिस, मेरठ में कौशिक के लिए भेज सकते हैं पंजाब पुलिस, जम्मू में भेज सकते हैं। तो जिस तरह वो पंजाब पुलिस को अमरीकी फ़ौज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं भी दाखिल हो जाती है, तो ऐसे में आपने देखा कि उनके वो शीश महल वाली स्टोरी जिस लेडी रिपोर्टर ने की थी, उसको आपने पंजाब में SC/ST एक्ट लगा के गिरफ्तार कर लिया और बाद में कोर्ट ने पूरा खारिज कर दिया कि फ़र्जी मामला है, तुरंत पहली हियरिंग में खारिज कर दिया। और उसको आपने किस तरह रात भर थाने में रखा और कितना उसको आपने मिसट्रीट किया। तो ये सब देखने के बाद ये जो एक तानाशाह वाला जो एक आरोप कम से कम केजरीवाल के मुंह से इस चुनाव में मुझे चलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जी, मेरे साथ कपिल जुड़े हैं बहुत देर से, जो कि वहीं इसी मसले को देख रहे थे। मैं उनसे एक आखिरी सवाल उन्हीं से लेना है। कपिल जी, ये दिल्ली की राजनीति में जो बदलाव है,
ये इसको तो आप इतने लंबे समय से दिल्ली को कवर ही किया है, ये इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या आपको लगता है दिल्ली में ही कम से कम सहानुभूति मिल जाएगी, आपको लगता है? और इसके बारे में आप एक विश्लेषण जो आपका है वो बताइए, क्योंकि आप बहुत देर से जुड़े हैं, दर्शक आपका इंतजार कर रहे थे। जी देखिए, सहानुभूति ये शब्द जो है वही अब दिल्ली की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वो सहानुभूति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है धीरज जी कि एक जो फैक्ट है उस पर हम बात करें तो केजरीवाल को लोगों का समर्थन है, ये बात तो स्पष्ट है। लोगों की बजाय मैं यदि वोटर कहूँ तो वो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि 2020 का चुनाव हुआ था तो 62 सीटें वो लेकर के आए थे। इसका मतलब ये है कि वोटर तो उनके पास है। अब वो वोटर उनके प्रति कितनी सहानुभूति रखता है, अगर उनके साथ कुछ उसको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या ज़्यादती हो रही है, तो कितनी सहानुभूति रखता है, क्योंकि वोटर का जो नेचर है वो बहुत ही डिफरेंट है। दिल्ली में जो पिछले 2 चुनावों में हमने देखा है कि 2013 में, 2015 में, 2020 में विधानसभा चुनाव में तो जो वोटर है उसने केजरीवाल का साथ दिया था। लेकिन जहां मोदी की बात आती है, मैं बीजेपी नहीं कह रहा हूं, जहां मोदी की बात आती है तो एक तरफा जो वोटर का समर्थन है वो मोदी के साथ जाता है, केजरीवाल उसमें नकार दिए जाते हैं। अब आज की स्थिति में यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब वोटर को चुनना है कि उसका जो समर्थन है वो किसके साथ है और सहानुभूति किसके साथ है। तो हो सकता है कि सहानुभूति तो केजरीवाल के साथ हो, लेकिन समर्थन जो है वो नरेंद्र मोदी को मिल जाए, क्योंकि पिछला जो 1 दशक है वो आम आदमी पार्टी का रहा है दिल्ली में, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी एक बहुत ही रणनीति के साथ काम करने वाली, खासतौर पर जो नया रिजीम है उसमें पार्टी बनी है, और यही वजह है कि उसने वोटर का समर्थन केजरीवाल के साथ विधानसभा में होने के बाद भी जो है वो लोकसभा में मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। इसलिए बीजेपी ने एक नैरेटिव बनाने की इसमें कोशिश की है। देखिए, बहुत सारे लोग दोषी होते हैं, बहुत सारे लोग क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में जो है उसको कन्विक्शन लाना कि हाँ ये दोषी है, हाँ इसने अपराध किया है, क्योंकि आपकी पब्लिक लाइफ बहुत ही स्ट्रांग है। आपकी रॉबिन हुड वाली जो छवि है, एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार की छवि है। ऐसे में यदि कोई अचानक आपको बोल दे कि नहीं ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है, तो लोगों को समझा पाना, उनको कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में मैं कहूँगा कि यही जो शराब लिकर स्कैम वाला जो केस है वो पिछले 1 साल से हम इसमें बहुत हैपनिंग देख रहे हैं, कार्रवाई देख रहे हैं, एक्शन देख रहे हैं। आप देखिए, जो सबसे स्ट्रांग केजरीवाल के बाद यदि कोई आम आदमी पार्टी में था और जिसकी कट्टर ईमानदार वाली छवि यदि किसी की रही केजरीवाल के बाद, और किसी के काम करने वाली जो छवि है वो रही, जो स्कूल और एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन वाली छवि रही, वो मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से जेल में है। मैं संजय सिंह का होता तो उस पर इतना जोर नहीं देता, लेकिन मनीष सिसोदिया चूंकि केजरीवाल की परछाई की तरह माने जाते थे, न सिर्फ जीवन में बल्कि उनके जो छवि है, ईमानदारी वाली छवि है, उसमें भी। 1 साल में कोर्ट ने ना तो उनको बेल दी है, बल्कि जब जब भी उनकी बेल की या उनको लेकर के कोई खबर आई है तो उसकी और डिटेल्स सामने आती गई, जिसमें एक के बाद एक आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखता गया या उनकी उससे जुड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट दिखता गया। उसके बाद संजय सिंह की बारी आई और अब केजरीवाल की बारी आई। तो पिछले 1 साल में इस प्रक्रिया को हो सकता है कि ये सारे सबूत जो हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में जुटा लिए हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो ईडी के पास, जांच एजेंसियों के पास पहले दिन से हैं, लेकिन इतना वक्त लिया गया क्योंकि एक जो छवि है उसको भी तोड़ना जरूरी था। जो जनता है यदि उसके पास, जैसे
जांच एजेंसियों को तो कोर्ट में साबित करना है, तो वो तो एक दिन में करें या एक साल में करें, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तथ्यों के आधार पर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैं उसके आधार पर फैसला होगा। लेकिन जनता की अदालत में जब फैसला होता है तो वो एक परसेप्शन के आधार पर भी होता है। जो वोटर हैं वो कितने कन्विंस हैं आपके आरोपों से, उसके आधार पर भी होता है। तो जो एक साल का वक्त लिया है सरकार ने, या हम कहें कि अगर इसके पीछे कहीं कोई रणनीति है तो वो इसलिए है कि वो छवि तोड़ी जाए, वो लोगों के मन में ये उनको समझाया जाए कि हाँ देखिए ये तथ्य हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के ये लोग फेल हो रहे हैं, वहां कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, वहां उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, तो ये दोषी हैं। और इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती है, मतलब इससे बड़ी और कुछ बचा नहीं है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अलावा। और अगर बीजेपी की सरकार इस वक्त में, जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, 400 पार का नारा दिया है, 370 बीजेपी को सीटें लानी हैं, उस वक्त में अगर एक ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक ऐसे नेता को गिरफ्तार कर रही है जो देश भर में ईमानदारी का आइकन हुआ करता था और उसको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर डाल रही है, और उसमें एक बैकफायर होने का एक पूरा जो है रिस्क है, यदि उसके मैनेजमेंट भी उसके पास है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और दिल्ली की राजनीति के लिए एक निर्णायक घड़ी भी है। जी, आप आए लेकिन थोड़ा देर से आए, लेकिन आपने बहुत सही बातें बताई कि किस तरह परसेप्शन की लड़ाई में ये इतने दिन का समय हो सकता है लगा हो। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जनता के जिस तरह का एक अंदाज शुरू हुआ था कि एक नई राजनीति की बात होगी, वो राजनीति तो अब कहीं नहीं दिख रही है। उनके साथ खड़े हैं जिनको गालियां देकर शुरू किया था ये सफ़र, और आखिर में वहीं पहुंच गए जिनके खिलाफ वो लड़ना चाहते थे। इस राजनीतिक लड़ाई में मैं सबूतों पर बात नहीं कर रहा था, क्योंकि सबूत अदालत देख रही है, जमानत नहीं हो रही है, और रिमांड में क्या क्या मिलेगा ये भी सबके सामने आएगा। हम लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि आखिर बदलाव की उस राजनीति को, जिसको हम लोगों ने एक अपने पत्रकार जीवन में शुरू होते हुए देखा, उसको इतनी जल्दी ढलते हुए देखना भी एक अलग बात है। और फिर वही लास्ट में वो लाइन कि वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चल, ये शहर वो तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो लगता है वो कहीं मिली नहीं, अभी तो यही है। लेकिन कोर्ट के फैसले और अदालत के फैसलों से पहले 4 जून का फैसला ज़रूर जनता सुनाएगी, उस दिन इस पर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का आप जुड़े, उन सब का बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों से, दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में। नमस्कार।